हेलो स्टूडेंट, अब हम इस जो ध्वनि है इसके दूसरे वाले पार्ट को देख रहे हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे पिछले वाला लेक्चर नंबर 10, उसमें ध्वनि का जो पार्ट 1 देखा है हमने उसको, और उस यहाँ जो हम नया पार्ट देखेंगे इसको, और इन दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो ध्वनि से रिलेटेड जितने भी प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न को किस तरह से पूछा जा सकता है, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में से हम यहाँ पर देखेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो आगे जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ध्वनि की परास यानी रेंज। तो ये रेंज क्या होती है ध्वनि की? तो देखिए बच्चों, हमने ध्वनि की आवृत्ति को अभी समझा था पिछले वाले पार्ट 1 के अंदर। तो उसमें हमने देखा कि ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है। तो ध्वनि की आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में जितने कंपन उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति जो होती है, ध्वनि जो होती है वो कितने भी प्रकार की हो सकती है। तो उसकी जो आवृत्ति है, हो सकता है किसी ध्वनि की आवृत्ति 1 हर्ट्ज हो सकता है किसी ध्वनि की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हो सकता है किसी ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज हो, ऐसे ही ध्वनि की आवृत्ति किसी की बहुत ज़्यादा हर्ट्ज हो, इतना हो सकता है 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है, या हो सकता है ध्वनि की आवृत्ति इससे भी ज़्यादा हो, 1,00,000 हर्ट्ज हो, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो हम देख रहे हैं कि ध्वनि जो होती है उसकी आवृत्तियां अलग अलग हो सकती है। हो सकता है 0 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 100, 1000, 10,000, 20,000, 100, 1,00,000, करोड़, अरबों, कितने भी हर्ट्ज तक ध्वनि की आवृत्ति हो सकती है। तो ध्वनि की एक रेंज हो गई। रेंज कहाँ से है? 0 से लेकर अनंत तक कितने भी प्रकार की ध्वनि हो सकती है। तो ध्वनि की जो इतनी बड़ी रेंज है, अब इतनी बड़ी रेंज में से क्या हमारे द्वारा सारी प्रकार की ध्वनियां सुनी जा सकती है क्या? क्या हमारे कान के अंदर इतनी क्षमता है क्या कि वो सारी रेंज को सुन लेगा? तो इसका जवाब है नहीं। हम इन सारी आवृत्तियों को नहीं सुन सकते। जो मनुष्य होता है, मनुष्य की एक क्षमता होती है कि वो हमेशा 20 हर्ट्ज से बड़ी और 20,000 हर्ट्ज से छोटी इन्हीं आवृत्तियों को सुन सकता है। हमारे कान की क्षमता है कि अगर हमें 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि मिलेगी और 20,000 से कम की ध्वनि मिलेगी, यानी 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर ध्वनि मिलेगी तो हमारा कान के द्वारा सुनी जा सकती है। अर्थात ये वो ध्वनि की रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जिसको हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे कहलाती है। श्रव्य का मतलब जिनको सुना जा सकता है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। हम यहाँ पर श्रव्य तरंगे लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? मनुष्य के लिए, क्योंकि हम हमारी बात कर रहे हैं। तो श्रव्य तरंगे कौन सी वाली हो गई? तो ये हो गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 किलो हर्ट्ज कह दो। किलो का मतलब 1,000 होता है, तो किलो 20 और गुणा किए का मतलब 1000, तो 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुन सकते हैं। तो ये हमारे लिए हो गई श्रव्य तरंगे। अब उन तरंगों का क्या जिनकी आवृत्ति 20 से कम है, जैसे 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, उनको हम तो सुन नहीं सकते हमारे कान के द्वारा, क्योंकि इनकी आवृत्ति कैसी है? कम है, अल्प है, अप है। तो इसको हम कहेंगे अपश्रव्य तरंगे। ये कौन सी कहलाएगी? हमारे अपश्रव्य तरंगे। अर्थात इनकी आवृत्ति हमसे कैसी है? अल्प है, कम है, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं अपश्रव्य तरंगे। इसकी रेंज कौन सी हो गई? तो ये 0 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के अंदर, 20 हर्ट्ज के अंदर या 19 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज हमने ये लिख दिया, 20 हर्ट्ज से कम और 0 हर्ट्ज से ज्यादा, 0 हर्ट्ज से ज्यादा और 20 हर्ट्ज से कम। इसको हम क्या कह देंगे? अपश्रव्य तरंगे। अब बात करते हैं जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 से ज्यादा होगी, 20,001, 20,002 या 30,000, 40,000, 50,000 या लाखों तक आवृत्ति जो जा रही है, इनको हम क्या बोलेंगे? तो इस रेंज को हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे ये हमारे कहलाती है पराश्रव्य तरंगे। अब इसको हम इंग्लिश में भी देख ले, श्रव्य तरंग को कहते हैं ऑडिएबल, ऑडिएबल। ऑडिएबल यानी सुनी जाने वाली, सुनी जा सकने वाली, जो हम सुन सकते हैं हमारे कान के द्वारा। अपश्रव्य तरंगे इसको कहते हैं इंफ्रासाउंड, इंफ्रासाउंड। और पराश्रव्य तरंगे इसको बोलते हैं अल्ट्रा साउंड, अल्ट्रासाउंड। तो इस तरह से हमने एक रेंज डिसाइड कर दी। इस रेंज को हमको ध्यान में रखना है। ध्वनि की परास क्या होती है? तो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इससे जो कम होगी वो अपश्रव्य में आएगी और इससे जो ज्यादा होगी वो पराश्रव्य के अंदर आएगी। इस तरह से हमने ध्वनि की परास को समझा है। देखिए एक उदाहरण हम यहाँ पर साथ में ले लेते हैं पराश्रव्य तरंगों का। हमने देखा होगा चमगादड़ को। ये चमगादड़ जो होती है, इस चमगादड़ में ऐसा गुण होता है कि ये पराश्रव्य तरंगों को यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंगों को उत्पन्न कर सकती है और उसको सुन भी सकती है। तो ये जो क्षमता है वो किसके अंदर होती है? चमगादड़ के अंदर होती है।
और यही कारण है कि उसकी आवाज़ हम नहीं सुन पाते, क्योंकि वो तरंगे किस रेंज की है, पराश्रव्य तरंगे है, तो उसको हम सुन नहीं सकते, हमारी सीमा के वो परे है। तो ये उसको सुन लेते हैं और उसी के आधार पर अपनी दिशा का ज्ञान करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम तीनों प्रकार की जो तरंगे देखिए, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम ले रहे श्रव्य तरंगे, ऐसी तरंगे जिसको हमारे कानों के द्वारा सुना जा सकता है। तो वो किससे द्वारा उत्पन्न होती है? कंपित वायु स्तंभ। कंपित जो वायु स्तंभ होता है, अर्थात जैसे कोई हमने पाइप ले लिया, जैसे अनुनाद नली होती है, उसके ऊपर अगर हम कोई स्वरित्र को ले जाएंगे और उसके ऊपर बजाएंगे तो उस वायु स्तंभ में जो कंपन उत्पन्न होते हैं, उसके कारण हमें ऑडिएबल साउंड सुनाई देती है, वो हमारे कानों के द्वारा सुनी जा सकती है, स्वरित्र के द्वारा सुनी जा सकती है। स्वरित्र इस तरह का कुछ द्विभुज स्वरित्र होता है, इस तरह का। इसको जब हम पैड पर मारते हैं तो चोट करने से ये जो दोनों इसकी भुजाएं हैं, ये दोनों वाइब्रेट होने लग जाती है और इससे हमें साउंड डेवलप होता है। तो ये स्वरित्र के द्वारा उत्पन्न होता है, वायलिन के द्वारा उत्पन्न होता है, या जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इसको हम सुन पाते हैं, वो उन सभी में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो श्रव्य तरंगे है। श्रव्य तरंगे हम सीधा सा पहचान सकते हैं कि कोई भी उपकरण जिसके द्वारा जब भी ध्वनि उत्पन्न हो और उसको अगर हम सुन पाएँ तो वो उसके कारण श्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। तो इसके एग्जाम्पल तो हम समझ सकते हैं, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो कि कोई गिटार है, तो गिटार के कारण श्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है क्या? तो क्या गिटार जब बजता है तो उसको हम सुन पाते हैं? अगर ऐसा है कि हम उसको सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब उससे श्रव्य तरंगे उत्पन्न हो रही है। उसके बाद अपश्रव्य तरंगों की बात करें, जिसकी जो रेंज है आवृत्ति की वो कम होती है। तो अपश्रव्य तरंगों में किसके कारण उत्पन्न होती है? तो भूकंप के कारण। तो भूकंप की जो तरंगे होती है उसको हम सुन नहीं पाते, लेकिन हमने देखा होगा कि भूकंप की तीव्रता को नापते हैं, आवृत्ति को भी नाप लेते हैं, तो वो, लेकिन उसको हम सुन नहीं सकते। तो भूकंप की तरंगे, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसकी जो तरंगे उत्पन्न होती है, ऐसे व्हेल जो होती है, व्हेल मछली, उसकी तरंगे और हाथी से उत्पन्न होने वाला साउंड, ये सभी जो साउंड है वो हमारे अपश्रव्य तरंग की रेंज में आते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो पराश्रव्य तरंगे चमगादड़ के द्वारा। इसका एग्जाम्पल अभी हमने समझा था। ये पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न भी कर सकती है और सुन भी सकती है। इसी प्रकार से बिल्ली के द्वारा, कुत्तों के द्वारा, हमने देखा होगा रात में कुत्ते कई बार आवाज करते रहते हैं। तो वो आवाज जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जब वहाँ पर पराश्रव्य तरंगे सुनाई देती है तो वो तरंगे सुनने के कारण इसके प्रति जो रिएक्शन करते हैं वो उनकी आवाज के कारण वो होता है। तो बिल्ली और कुत्ते ये भी उनको सुन सकते हैं। संकेत भेजने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकेत भेजने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऐसे समुद्र की गहराई नापने में अभी हम देखेंगे सोनार का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसकी सहायता से हम शरीर के अंदर की संरचना, जैसे हृदय की संरचना निकालनी है तो ईसीजी के द्वारा हम निकाल लेते हैं, और कई मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पथरी वगैरह को नष्ट करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम शरीर के बाहर से ही पराश्रव्य तरंगे भेज करके अंदर उसको क्रैक कर सकते हैं। और हवाई अड्डों पर धुंध को साफ करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त किसी धातु के ब्लॉक में यदि दरारें हैं, धातु के ब्लॉक में कोई ब्लॉक है, कोई बॉक्स है, उसमें कहीं पर यदि दरारें हैं तो दरारों को पता लगाने में, ढूंढने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र सोनोग्राफी की जाती है, उस सोनोग्राफी करने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम शरीर के अंदर की जो संरचना है उसका चित्र प्राप्त कर पाते हैं। तो सोनोग्राफी में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उदाहरण हमने इन तरंगों के देखे। अब हम एक युक्ति देख रहे हैं जिसका नाम है सोनार। तो सोनार जो होता है वो एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समुद्र में हम कोई भी वस्तु जो है या कोई भी दूसरी कोई नाव है उसका हम पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु कितने वेग से चल रही है, हमारे पास आ रही है या दूर जा रही है। उन सब स्थितियों का हम पता लगाते हैं, सोनार की सहायता से पता लगाते हैं। तो सोनार होता क्या है? तो देखिए, या समुद्र तल की गहराई हमें ज्ञात करनी है तो भी हम सोनार का उपयोग करते हैं। तो ये सोनार होता क्या है, ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा हम इसकी जो क्रियाविधि है उसको समझ लेते हैं, फिर इस पर आधारित एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को हमको ध्यान में रखना है। तो सोनार होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये कोई जहाज है, इस जहाज में हमने यहाँ पर सोनार लगा रखा है। सोनार एक युक्ति हो गई, इसको हमने यहाँ लगा रखा है। ये समुद्र में ये इस तरह से तैर रहा है। समुद्र मान लीजिए इतना गहरा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये जल का स्तर है हर जगह। तो यहाँ से क्या होगा, सोनार में ये एक ऐसा उपकरण है जो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाएगी, तो तरंगे हर दिशा में गति करने लग जाएगी। तो कुछ तरंग होगी जो इस दिशा में गति करेगी, और इस जब ये समुद्र तल से टकराएगी, ये मान लो समुद्र की जो गहराई है यहाँ तक वो कोई डी गहराई है,
तो जैसे ही वो समुद्र तल से टकराएगी, टकराने के बाद वो फिर से यहाँ आएगी और जैसे ही वो वापस से जब यहाँ लौटेगी तो लौटने के बाद यहाँ पर एक संसूचक भी लगा होता है। सोनार में दोनों चीज़ें होती है, एक तो होता है जो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है यानी तरंगों को भेजेगा, और एक डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है कि पराश्रव्य तरंग किसी से टकरा करके अगर आ रही है तो मान लीजिए इसने जैसे ही तरंगों को भेजा, डी दूरी गई और फिर टकरा करके वापस डी दूरी तक आई और इसको यहाँ सुनाई पड़ गया, यहाँ सोनार को पता चल गया कि ये तरंगे टकरा करके आ गई। तो माना कि समय को तरंग को जाने में और वापस यहाँ तक आने में जो कुल समय लगा, वो जो समय है वो कितना समय लगा, तो टी समय लगा। और इन तरंगों ने कितनी दूरी तय करी, तो जाने में डी दूरी और आने में डी दूरी, तो टोटल दूरी कितनी तय कर ली, 2d तय कर ली। तो समय हमारे पास आ गया, दूरी हमारे पास आ गई, और वेग यानी जो पराश्रव्य तरंग जो हमने उत्पन्न करी है, पराश्रव्य तरंग एक ध्वनि तरंग ही है और ध्वनि तरंग का जो वेग होता है जल के अंदर, माना कि वो वेग कितना है, v है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दूरी कितनी है, 2d बराबर वेग किस वेग से चली, तो जल के अंदर ध्वनि का वेग v और गुणा समय जो t आ गया। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जो दूरी बराबर वेग गुणा समय का है। इस फॉर्मूले के सहायता से अगर हमें जल में ध्वनि का वेग क्या होता है वो पता है, और ये जो इसने ध्वनि को कब भेजा ये टाइम नोट कर लेगा, और ध्वनि जब टकरा करके वापस आएगी तो कितनी देर बाद आई वो टाइम नोट कर लेगा, और दोनों में समय का अंतर लगा करके ये पता चल जाएगा कि ध्वनि कितना समय ध्वनि को जा करके आने में लगा। तो समय हमें पता चल जाएगा, ध्वनि का वेग हम जानते हैं, दोनों को जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा, और इस 2d को जब हम आधा कर लेंगे तो इससे d पता चल जाएगा। d क्या है, इस समुद्र की गहराई। तो इस तरह से हम इस समुद्र की गहराई को इस सोनार की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। या मान लीजिए इस सोनार को हम यहाँ लगा दें और इसको इस दिशा में ध्वनि तरंगों को भेजें। यहाँ कोई दूसरी नाव है जो मान लो इस दिशा में चल रही है, तो सोनार से यहाँ से तरंगे जाएगी, इससे टकरा करके वापस आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूर है। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस नाव से आगे अगर कोई नाव चल रही है तो कितनी दूरी पर चल रही है। अब थोड़ी हमने सोनार से भेजा और दूरी पता कर ली, और 5 मिनट रुके, 5 मिनट बाद हमने फिर से सोनार से इसको भेजा और दूरी पता कर ली। अब अगर दूरी का मान बढ़ गया तो हम पता लगा लेंगे ये नाव आगे की ओर जा रही है, दूरी का मान घट गया तो ये नाव पास की ओर आ रही है, और दूरी का मान वही है, इसका मतलब ये नाव भी रुकी हुई है। तो इस तरह से सोनार की सहायता से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरी अगर नाव है या कोई अन्य कोई व्हेल या कोई बड़ी मछली इसके अंदर है तो वो किस दिशा में जा रही है या रुकी हुई है, हमारे पास आ रही है, वो सब भी हम पता लगा सकते हैं। तो समुद्र के अंदर गहराई का पता लगाने में या दूरियों का अन्य जो साधन उसके अंदर चल रहे हैं, दूसरी कोई नाव है या कोई बड़े जानवर है, उनकी दूरी का पता लगाने के लिए भी हम सोनार का उपयोग करते हैं। अब सोनार के साथ साथ ही हम एक और चीज समझ लेते हैं यहाँ पर, वो है राडार। राडार का नाम भी हमने सुना होगा। हम देखते हैं कि सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था के रूप में हम राडार का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सीमाओं पर एक राडार जो है ये एक सी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जिससे क्या होता है कि जैसे ये कोई राडार है, ये राडार क्या करेगा, चारों तरफ रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता रहता है। उससे क्या होगा कि इसके चारों रेडियो तरंगे उत्पन्न हो रही है, हमने सीमा पर इसको लगा दिया, वो हर दिशा में जा रही है। अब मान लीजिए किसी भी समय अगर हमारी सीमा के अंदर कोई दूसरे देश का कोई भी साधन, कोई वायुयान है या कोई अगर वो जहाज वाला क्षेत्र है तो वहां से कोई जहाज है जो पास में आने की प्रयास कर रहा है, तो जैसे ही वो हमारे क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करते ही ये जो तरंगे चारों तरफ उत्पन्न हो रही थी, ये तरंगे इससे टकरा करके पुनः वापस आ जाएगी। और ये तरंगे जैसे ही इससे टकरा करके वापस आ जाएगी तो हमारा ये यंत्र जिसमें जो रडार है इसके अंदर एक संसूचक लगा होता है, एक डिटेक्टर लगा होता है, वो ये हमेशा ये चेक करता रहता है कि तरंगे टकरा करके तो नहीं आ रही। जैसे ही इसमें तरंगे टकरा करके आ जाती है, ये तुरंत सूचित कर देता है कि कोई अन्य वाहन है जो हमारी सीमा के अंदर प्रवेश कर रहा है, उससे ये तरंगे टकरा करके आ रही है। न केवल इतना बल्कि ये उससे वो तरंगे कितने समय में टकरा करके आई है उससे उस वाहन की दूरी भी बता देता है, और उस वो वाहन कितने वेग से आ रहा है और हमारे पास आ रहा है या दूर आ रहा है या किस दिशा में आ रहा है, वो सारी स्थिति ये रडार हमें सूचित कर देता है। तो सीमा पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो रडार की सहायता से की जाती है, इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो सोनार की तरह ही ये काम करता है, लेकिन इसका जो कार्य है वो वायुयानों का या ये जो सीमा सुरक्षा है इसके रूप में उपयोग किया जाता है। हमने ध्वनि अध्याय के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक आ रहे थे उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो एनसीईआरटी के बुक में जो कंप्लीट जो ध्वनि का सिलेबस था, उस पूरे सिलेबस के जितने भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिकों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को देख लें जिनकी अधिकतम संभावना होती है एग्जाम में आने की। तो एनसीईआरटी बुक के ही ये क्वेश्चन है जिनको हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो एक प्रश्न हम यहाँ ले रहे हैं। पहला प्रश्न,
तो पहला प्रश्न हम यहाँ ले रहे हैं, वो कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है। यानी ध्वनि तरंग, देखिए बच्चों, जब भी हम किसी भी उदाहरण को सॉल्व करें, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करें, तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जो जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है उनको एक साथ लिख लें। ये प्रश्न हल करने का तरीका है। एक बार हम तरीके से कर रहे हैं कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, अर्थात हमें क्या दे रखी है, आवृत्ति दी हुई है। आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति का मतलब न्यू दिया हुआ है और वो 4 किलोहर्ट्ज है। तो आवृत्ति कितनी है, 4 किलोहर्ट्ज है। साथ ही साथ जैसे हम नोट करते जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो मात्रक यहाँ प्रयोग किया गया है वो एमकेएस है या नहीं है, क्योंकि मात्रक को हमको एमकेएस पद्धति में करना है। जो जो मात्रक आते जाएंगे मैं साथ में बताता जाऊंगा कि एमकेएस का मतलब क्या होता है, या हमें ये देखना हो तो हमने पिछला लेक्चर बना रखा मात्रक और विमाय वाला, उसके अंदर बता रखा है कि एमकेएस क्या होते हैं, एसआई पद्धति क्या होती है। वहां से हमें मात्रक पद्धति देखनी होगी, क्योंकि उसी के आधार पर हम हमेशा प्रश्नों को जब भी हल करेंगे तो एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति के अंदर ही हल करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस किलो को हम बदल लें, तो 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 4 को 1000 से गुणा करते तो ये आ गया 4000 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति आ गई हमारे पास 4000 हर्ट्ज। फिर ये और तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है। हमको दूसरी चीज क्या दे रखी है, तरंग दैर्घ्य दे रखी है, यानी वही एक आवर्त की जो लंबाई होती है वो हमको दे रखी है लैम्डा। तो ये कितनी है, 17.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर जो है ये सीजीएस मात्रक है। एमकेएस मात्रक जो होता है दूरी का हमेशा जब भी हम मात्रक लेते हैं तो हमेशा मीटर ही लेते हैं। तो ये जो सेंटीमीटर में दे रखा है इसको मीटर में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, तो 17.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻² मीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गए, तो 1/100 मीटर को ये हमने लिख दिया। तो इसको गुणा कर दें तो ये आ गया 0.175 मीटर। तो इस तरह से इसकी तरंग दैर्घ्य आ गई। आगे हम बात करें कि ये 3.5 किलोमीटर दूरी चलने में, दूरी कितनी चलनी है इसको दूरी d बराबर चलानी है 3.5 किलोमीटर। फिर वही यहाँ किलोमीटर आ गया दूरी, जबकि हम एमकेएस मात्रक में दूरी को किस में लेते हैं, मीटर में। तो इसको मीटर में बदल लें, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3.5 को 1000 गुणा कर दें, मीटर में आ जाएगा। तो ये इसको गुणा करा तो 3500 मीटर हो गया। तो इस तरह से इतनी दूरी इसको चलनी है। इतनी दूरी चलने में ये कितना समय लेगा, हमको क्या ज्ञात करना है, कितना ये समय लेगा, वो समय ज्ञात करना है। अब देखिए बच्चों, समय जब ज्ञात करना है तो जब भी हमें कोई चीज़ ज्ञात करनी हो, जैसे समय ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो इसी का फॉर्मूला लिख दो। हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा वेग। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा वेग। तो इसको कितना दूर चलना है, तो आंसर है 3500 मीटर दूर चलना है। इसको कितना दूर चलना है, तो इसको 3500 मीटर दूर चलना है, ये तो दूरी आ गई। और बटा वेग कितना है, तो ध्वनि का जो वेग है वो अभी हमें पता नहीं है। यहाँ पर ध्वनि का वेग हमें पता नहीं है, तो ये चीज़ हमें पता नहीं है। तो हमने जैसे इस समय का फॉर्मूला लिखा तो हमारे फॉर्मूले में अपने आप पता चल गया हमको क्या पता करना है, वेग पता करना है। जैसे ही वेग पता हो जाता है इस फॉर्मूले में वेग की जगह रख दो और आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चीज़ निकालनी है, वेग निकालना है। तो देखो, चूंकि वेग का जो फॉर्मूला होता है, जब भी हम किसी ध्वनि तरंग का वेग निकालते हैं तो हमने फॉर्मूला लिखा था वेग का बराबर, वो था लैम्डा अपॉन कैपिटल टी बराबर लैम्डा गुणा न्यू। ये हमने ध्वनि का वेग का फॉर्मूला था जो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था। इस फॉर्मूले को एक ही लाइन में याद रखो कि वेग बराबर होता है लैम्डा बटा कैपिटल टी या लैम्डा गुणा न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से जो ये वेग है, इस वेग को हम निकाल सकते हैं। देखो, इनमें से कौन सी चीज़ दे रखी है, लैम्डा और टी हमारे पास है क्या, ये लैम्डा रहा लेकिन टी नहीं है हमारे पास। आवर्ती और तरंग दैर्घ्य दे रखी है ये दोनों, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ये आवर्ती गुणा तरंग दे रहे, तो वेग बराबर आ गया, ये वेग बराबर आ गया आवर्ती न्यू। आवर्ती न्यू बराबर कितना है, 4 किलोहर्ट्ज, और लैम्डा बराबर कितना है, ये वाला। तो इन दोनों को गुणा कर दें तो ये आ गया 0.175 और गुणा 4000 हर्ट्ज। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इससे वेग v बराबर आ गया 700 मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो उससे हमारा वेग बराबर आ गया 700 मीटर प्रति सेकंड। अब जैसे ही हमारे पास वेग का मान आ गया, इस वेग के मान को उठा करके कहाँ रख देना है, इस फॉर्मूले में। तो ये हो गया 3500 बटा 700, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 से 35 गया 5 बार, तो 5, और ये समय है तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो 5 सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। अर्थात ध्वनि को 3.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। इस तरह से हमने इजीली इसको याद कर लिया। देखिए, इसमें जो फॉर्मूले काम में आ रहे हैं, एक तो ये समय बराबर दूरी बटा वेग, ये वाला फॉर्मूला, और एक ये वेग वाला, ये वाला फॉर्मूला। ये 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। इनकी सहायता से बहुत सारी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। समय ज्ञात करना हो, दूरी ज्ञात करनी हो, वेग ज्ञात करना हो, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी हो, आवर्ती ज्ञात करनी हो, आवर्तकाल ज्ञात करना हो, या ध्वनि का वेग ज्ञात करना हो, ये सारी चीजें इन 2 ही फॉर्मूले से हो जाती है। तो ये
बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो हमारे पहले से ही चलता आ रहा है, हमने हर बार इसी का उपयोग करते हैं, चाल दूरी समय का। और एक ये जो हमने ध्वनि तरंगों के लिए निकाला है, ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है। तो एक चीज तो हमको आवृत्ति दे रखी है, न्यू बराबर 220 हर्ट्ज। अब ये मात्रक चेक कर ले, साथ में ही हर्ट्ज में दिया हुआ है तो एम कैसी है। आगे दिया हुआ है कि वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात ध्वनि का जो वेग है वो वेग बराबर कितना है, 440 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर भी देखें मात्रक मीटर बटा सेकंड, ये एमकेएस मात्रक ही है। साथ में मात्रक हमेशा देखते जाएं, क्योंकि कई बार प्रश्न में जो मात्रक है वो सीजीएस या किसी और पद्धति में दिया होता है, और अगर हम डायरेक्ट ही उनको इन्हीं संख्याओं से हल कर देंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, और जो आंसर हमारा आएगा वो हमें ऑप्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि वो हमारा गलत आंसर होगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि जो जो राशि दी हुई है लिखनी है हमें, उसके बाद दूसरा उसका मात्रक मिलाना है कि वो एमकेएस में है या नहीं है। आगे इसमें तो वो कह रहा है कि इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लैम्डा का मान हमको ज्ञात, अच्छा एक ये म्यू और वी में थोड़ा अंतर समझ लेना। मैं जब भी वी बना रहा हूँ तो इस तरह से नोट बनाया है, और ये न्यू, तो ये आवृत्ति है और ये वेग है। तो हमको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तरंग का जो वेग होता है, इस वेग का फॉर्मूला देखा है कि वेग वी बराबर लैम्डा अपॉन कैपिटल टी और लैम्डा गुणा न्यू होता है। ये मैंने बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, कई बार हमारे बार यही वाला फॉर्मूला आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या दिया हुआ है, म्यू आवृत्ति और वेग। तो हमारे पास वेग है और आवृत्ति म्यू है, और हमें ज्ञात क्या करना, लैम्डा। तो इन दोनों को ले लें। हम जानते हैं कि वेग वी बराबर होता है लैम्डा गुणा म्यू आवृत्ति। तो वेग वी ये कितना दे रहेगा, 440 बराबर लैम्डा जो हमें ज्ञात करना है, और गुणा म्यू आवृत्ति वो कितनी दे रखी है, 220। तो यहाँ से ये लैम्डा का जब मान निकालेंगे तो 220 का भाग लग जाएगा, 440 बटा 220, तो ये कट के हमारे पास आ गया 2 मीटर। तो इस तरह से जो इसकी तरंग दैर्ध्य है वो हमारे पास आ गई 2 मीटर। तो हमने ये ज्ञात कर ली कि इस ध्वनि तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी, अर्थात इसके एक आवर्त चलने में जो दूरी लगी है, जो इसकी तरंग दैर्ध्य है वो कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं इस चैप्टर पर आधारित जो पूछे जाते हैं, वो बातें भी मैं आपको, वो महत्वपूर्ण बिंदु भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको यहीं पर नोट डाउन कर लें। तो उनमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कुछ प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कणों का कंपन जो होता है वो किस दिशा में होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम में कणों का जो कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा में होता है, ये हमने पहले भी देखा है। दूसरा देखिए कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो इसका आंसर है ठोसों में, ध्वनि की अधिकतम चाल ठोसों में होती है। प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि घड़ी की जो कोई घड़ी होती है, उस घड़ी में कोई मिनट की सुई है, मिनट वाली सुई है, उस मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखो आवर्तकाल की परिभाषा में मैंने बताया था कि एक चक्कर पूरा लगाने में समय। तो मिनट की सुई जो होती है वो एक पूरा चक्कर कब लगाती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, और इस तरह से घूमते हुए कितने मिनट में, 60 मिनट में या 1 घंटे में। तो 60 मिनट कहो या 1 घंटा कहो, ये क्या हो गया, मिनट की सुई का आवर्तकाल हो गया। इसी तरह से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति सेकंड जितने दोलन पूरे किए जाते हैं, दोलन कहो या ये आवर्त कहो, कि प्रति सेकंड कितने आवर्त लगाए जा रहे हैं या प्रति सेकंड कितने दोलन लगाए जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। हमने आवर्ती की परिभाषा में देखा था। इस तरह से देखिए अगर कोई प्रश्न में पूछा जाए कि जैसे घड़ी की मिनट की सुई की बात कर ली, अगर हम इसी में एक प्रश्न ले लें कि घड़ी की अगर यही सुई सेकंड की सुई होती तो इसका आवर्तकाल कितना होता। तो घड़ी की जब सेकंड की सुई हमने ले रखी है, तो सेकंड की जो सुई होती है वो एक चक्कर कितने सेकंड में लगा लेती है, तो एक पूरा चक्कर तो वो 60 सेकंड में लगा लेती है, या कहें कि 1 मिनट में लगा लेती है। तो 60 सेकंड या 1 मिनट जो है ये घड़ी की सेकंड की, ये घड़ी की सेकंड की सुई का आवर्तकाल हो गया। अब देखिए अगला कोई प्रश्न पूछ ले जाए कि श्रव्य तरंग जो होती है जिनको हम सुन सकते हैं, श्रव्य तरंग कौन सी होती है जिसको हम सुन सकते हैं, तो उसकी रेंज क्या होती है। तो हम कहेंगे 20 हर्ट्ज से बड़ी और 20,000 हर्ट्ज से छोटी आवृत्तियों को हम सुन सकते हैं, यह हमारी श्रव्य तरंग की रेंज कहलाती है। कुछ प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए दो ध्वनि के बीच में जो अंतराल है समय का वो कम से कम कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड होना चाहिए। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो दीवार की जो दूरी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 17.5 मीटर दूर होनी चाहिए। आयाम का मात्रक पूछ लिया जाए, अभी हमने ध्वनि तरंग देखी थी, तो तरंग के अंदर हमने देखा कि ये चीज आयाम होती है, तो इसका आयाम का मात्रक क्या होता है।
तो मैंने ये जो अक्ष लिया था बच्चों, ये ध्यान में रखो, ये विस्थापन वाला अक्ष लिया था। जब मैंने ये ग्राफ बनाया था तो ये विस्थापन का अक्ष लिया था, तो इस अक्ष पर ये विस्थापन है, तो ये भी आयाम क्या होता है, तो आयाम का मतलब होता है अधिकतम विस्थापन। तो जो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, वही आयाम का मात्रक होता है मीटर। तो आयाम का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आयाम का अगर मात्रक पूछा जाए तो आयाम का मात्रक मीटर होता है। अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनि की निर्वात में चाल क्या होती है, अगर पूछ लिया जाए कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो निर्वात में ध्वनि की चाल होती है कुछ नहीं। कुछ नहीं क्यों होती है, क्योंकि निर्वात के अंदर ध्वनि कभी गति नहीं करती है। इस बात का ध्यान में रखना, इसको जल्दबाजी में कोई भी आंसर टिक ना कर दें। जैसे ध्वनि की चाल वैसे हम देखें कि वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, या अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की चाल होती है, पर निर्वात में तो ध्वनि गति ही नहीं करती, इसलिए ध्वनि की चाल निर्वात में कैसी होती है, शून्य होती है। इस तरह से आज हमने इस ध्वनि चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन सभी को देखा, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी हमने देखा। अगर कोई प्रश्न पर डाउट हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताएं कि ये प्रश्न रह गया या ये प्रश्न जो बताया गया वो किस तरह से नहीं आया है, क्या करना है। तो उस तरह से कोई भी प्रश्न हो तो इस पर जरूर हम ध्यान से देखें, और इस लेसन से पहले जो लेक्चर पार्ट 1 बना हुआ है उसको अवश्य देखें, तो ही हम यहाँ पर आने वाले प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें पुराना वाला जो पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 10 है, उसको जरूर देखें, तो उसके बाद हमें यह और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने आज इस ध्वनि से संबंधित जितने भी प्रकार की परिभाषाएं और जितने भी प्रकार के फॉर्मूले थे और जो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया।